श्वास ही आपके आंतरिक और बाहरी ऊर्जा के बीच की कड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का बैक टू नेचर में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने रोगों को, शारीरिक परेशानियों को नेचुरोपैथ के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय का नाम है ब्रोंकाइटिस। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल मैम। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानेंगे मैम से ब्रोंकाइटिस के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो मैम, सबसे पहले जैसे कि हमने बताया कि ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे, तो मैं यही चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ब्रोंकाइटिस और ये समस्या कैसे होती है, इसके बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या है? बेसिकली ब्रोंकाइटिस जो है वो हमारी श्वासन तंत्र जो होता है, हमारा सांस लेने की जो प्रक्रिया है, या अगर हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहें तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारी श्वास से संबंधित जो परेशानी है वो ब्रोंकाइटिस के रूप में झलकती है। तो ये प्रणाली का क्या प्रॉब्लम आती है ये हम समझेंगे। हमारे दो लंग्स होते हैं, एक नोज़ होता है और उसको जोड़ने वाली जो बीच की श्वास नली है, वो श्वास नली नोज़ से लेकर, माने आपके नाक से लेकर इन दो लंग्स की तरफ दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब ये जो श्वास नली है, जो ये आगे छोटी छोटी नलियों में और ज़्यादा विभाजित होकर और हमारे पूरे लंग्स के अंदर फैल जाती है। जब हमारे को इस श्वास नली से संबंधित उसमें सूजन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, या उसमें किसी तरह की एलर्जी हो जाती है, माने वहाँ अंदर सूज जाता है और सांस को अंदर और बाहर निकालने में दिक्कत होने लग जाती है, तो उस जो प्रॉब्लम को, एक तरह से उस बीमारी को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। मैम, आपने बताया कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है और कैसे हमारे जो श्वास वाली नली है, अगर उसमें स्वेलिंग हो जाए तो उसकी वजह से होता है, लेकिन हमें इसके बारे में पता कैसे चले, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी, क्योंकि ये एक श्वास प्रणाली से संबंधित रोग है, तो इसमें क्या होता है कि सांस लेने की प्रक्रिया जो है वो बाधित होने लग जाती है। सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, खांसी और कफ होने लग जाती है। आप आमतौर पे जब सांस लेने की कोशिश करते हैं तो अंदर घुटन सी महसूस होती है, क्योंकि सारी की सारी जो अंदर नाड़ियाँ हैं, जिन नालियों से सांस अंदर और बाहर जाना है, उसमें स्वेलिंग हो गई है और कफ जमने लगता है। तो वो कफ की वजह से ज़्यादा और अंदर बाधित श्वास प्रक्रिया होने लग जाती है। सांस लेने की दिक्कत के साथ साथ कई बार चक्कर आने लग जाते हैं, हल्का सा फीवर लगने लग जाता है, कभी फीवर तेज भी होने लग जाता है, कंपन लगने लग जाता है। इसके अलावा आपकी जो चेस्ट है, जो छाती है, वो पूरी तनाव से भर जाती है और आप सांस खींचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये एक ऐसा रोग है कि जब इसका अटैक होता है उस टाइम पर व्यक्ति बहुत ही व्यथित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और खुले की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो ये है जो प्रक्रिया पूरी बाधित होने की समस्या हमें दिखती है, क्योंकि सांस हमारा जीवन है। एक पल को भी सांस अगर बाधित हो जाए तो हम बहुत परेशान हो जाएं, और इस टाइम पे सांस रुकने लग जाता है, इसलिए बहुत परेशानी होती है। जी मैम, एक सवाल और है इसके साथ ही, क्या जब ऐसा होता है, जब इसके सिम्टम्स हमें होने लगते हैं, तो उस टाइम पे हम क्राउडेड प्लेस को, हमें उस टाइम पे क्या अवॉइड करना चाहिए, या उस टाइम पे हमें कैसे अपने आप के साथ डील करना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, ऐसा है, इसके साथ डील करने के लिए सबसे पहले तो पेशेंट को ओपन स्पेस में लेके जाना चाहिए। कोशिश करिए कि बंद जगहों से उसको बाहर लेके जाएं, उसको खुले में लेके जाएं, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो, ऑक्सीजनेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। बंद जगहों में, घुटन भरी जगहों में इसका जो इफ़ेक्ट है, जो इसका अटैक है, वो बढ़ जाता है और ज़्यादा परेशानी देने लग जाता है। जी, तो मैम, हमने ये तो जाना कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम उस वक्त अपना एक स्पॉन्टेनियस एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी मैम कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ब्रोंकाइटिस होता है, या इसके जो लक्षण हमें दिखने लगते हैं तो उसका कारण सबसे पहला वो क्या हो सकती है? देखिए, कारण इसमें बहुत सारे हैं जिस वजह से ब्रोंकाइटिस होता है। सबसे पहले तो पॉल्यूशन इसका एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ कोई और भी स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसका इफ़ेक्ट भी ब्रोंकाइटिस का अटैक क्रिएट कर सकता है। बंद घुटन वाली जगहें, नमी,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी होती है और जहाँ पर अच्छी तरह से वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पर भी इस तरह की समस्याएं अक्सर देखी चली जाती हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर किसी इंसान में कम है तो उसमें भी इस अटैक के आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आमतौर पे देखा गया है, अगर बहुत गरिष्ठ भोजन कोई करता है, यानी कि ऐसा भोजन जो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट हो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऐसे बासे और पुराने खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं या प्रिजर्व्ड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम बोलें कि बहुत ज़्यादा घी, मक्खन या तेलीय चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करते हैं, कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का जहाँ पर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर भी अक्सर ये समस्या देखने में मिलती है। इसके अलावा जहाँ पर हमारा रहन सहन ऐसा है कि हम किसी भी तरह से लंग्स को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे, खुली हवा में नहीं जा रहा है, केवल बंद वातावरण में ही रह रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रोंकाइटिस की समस्या को शुरू करने में। तो आम तौर से लंग्स से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें एक बहुत मेजर रीज़न मैं आपको और बताती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आपकी जो बड़ी आंत है वो साफ़ नहीं होती है। लंग्स और बड़ी आंत का एक बहुत ही अमेजिंग सा रिलेशनशिप है कि अगर आपको कब्ज से संबंधित समस्या रहती है तो इसका प्रभाव भी लंग्स पे पड़ता है और धीरे धीरे लंग्स वीक होने लग जाते हैं, और उस केस में क्योंकि इम्यूनिटी लंग्स की कम होती है तब भी ब्रोंकाइटिस होने की संभावना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। इसके अलावा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक इमोशनल कारण आमतौर पे मैंने देखा है कि जो ब्रोंकाइटिस है उससे संबंधित रोगी कहीं ना कहीं कोई दुख की अवस्था अपने अंदर समेट कर रखते हैं। अचानक कोई दुख है या कोई गहरा दुख है, आप इस चीज़ तरफ ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपको लंग्स से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो अपने इमोशंस को, अपने मेंटल स्टेटस को ज़रूर आप वॉच करें, उसको देखें कि कहीं कोई ऐसी समस्या तो नहीं जो आपने अंदर अपने मन में लगाई हुई है और जिस वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे स्पेस नहीं मिल रही, मुझे खुलापन नहीं मिल रहा, या मुझे एक तरह से स्वतंत्रता नहीं मिल रही। तो इस तरह से कोई दुख की बात भी आपके अंदर इस क्रिया को ऑन कर सकती है और आपके लंग्स को वीक कर सकती है, आपकी इम्यूनिटी को कम कर सकती है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो कुल मिलाकर खाली हम ये नहीं बोलेंगे कि एनवायरनमेंट, उसके अलावा मानसिक स्थिति, उसके अलावा आपके रहन सहन में इन चीज़ों का अभाव, जैसे कि खुलेपन का अभाव या गलत आहार, भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है अगर आपको ब्रोंकाइटिस होता है। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे थे अपनी अभी बातों में कि लार्ज इंटेस्टाइन पे भी इसका असर रहता है, इसकी वजह से भी हमें ब्रोंकाइटिस के बारे में या हमारे ब्रोंकाइटिस में अफेक्ट पड़ता है। एक सवाल और मैम, क्या हमारे ओवर ईटिंग या ईटिंग से भी प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं खुद इस डिज़ीज़ से ग्रसित थी तब उस टाइम पे जब भी मैं कुछ खाती थी या मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लेती थी तब मैं रियलाइज़ करती थी कि मुझे ब्रीदिंग में दिक्कत होने लग गई है और मैं उस चीज़ को लेकर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल सही है कि भोजन का बिल्कुल सीधा प्रभाव हमारी इस समस्या में शो होता है कि लगातार रिफाइंड शुगर्स ले लिया, या आपने पका पकाया कोई भोजन खा लिया या बासा भोजन खा लिया जो कि गरिष्ठ भोजन है, हमको डाइजेस्ट करने में मुश्किल दे रहा है, उस वजह से भी अक्सर इन चीज़ों पर प्रभाव देखा गया है, ब्रोंकाइटिस जो है होते हुए देखा गया है। और जैसे मैंने बताया कि अगर बड़ी आंत की सफाई नहीं है, यानी कि कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो कई बार हम जानते ही नहीं है कि कुछ दिनों के बाद उसका प्रभाव हमारे लंग्स पे आने लग जाता है और वी डोंट रियलाइज़, हमें ध्यान ही नहीं है कि इस तरफ भी हमें ध्यान देना है। हमें लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये सांस की समस्या है, नहीं, इसके साथ भोजन का एक बहुत गहरा संबंध है। जी मैम, काफ़ी अच्छे से आपने बताया। अब हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, ये तो हमने बात की कारणों की, लक्षणों की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या वो घरेलू नुस्खे या क्या वो नेचुरल तरीके हैं जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताइए जिससे हम ब्रोंकाइटिस से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। नेचुरल रेमेडीज़ की बात करेंगे तो मैनी फोल्ड्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस हो चुका है वो प्राणायाम को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बना के रखें, कि जैसे आपके लिए भोजन बहुत आवश्यक है उसी तरह से आपके लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। और प्राणायाम में भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही गहरी या बहुत कोई मुश्किल एक्सरसाइजेस करनी है। सिंपल आपने अगर सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान रखते हुए मेडिटेशन करी, और वो भी बिल्कुल खुले वातावरण में,
किसी पार्क में चले जाइए और वहाँ पर मेडिटेशन करें या वहाँ पर प्राणायाम करें, तो आपको जो लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में थोड़ा सा इजी लगने लगेगा, क्योंकि अंदर लंग्स के अंदर जो रेसिडुअल एयर है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, उसको बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। इससे लंग्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके अलावा इसके लिए हम बोलते हैं भाप लेना बहुत ज़रूरी है। तो भाप लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो लंग्स के अंदर जो ये पाइप्स हैं, जिनको हम विंड पाइप्स बोलते हैं, या श्वसन प्रणाली के जो हम बोलते हैं कि वो नालियाँ हैं, उसमें अगर भाप के साथ कुछ ऐसे पदार्थ दिए जाएं जो अंदर से स्वेलिंग को ठीक करने में मदद करें, इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद करें, क्योंकि वो डायरेक्ट भाप आपके अंदर जाएगी और वहाँ जाके इफ़ेक्ट डालेगी। तो भाप लेते समय आपको उसमें आप तेज पत्ता डाल सकते हैं। तेज पत्ते की भाप जो है वो ब्रोंकाइटिस में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा लौंग की भाप ले सकते हैं, अजवाइन की भाप ले सकते हैं, या तुलसी का एक ड्रॉप अगर आप भाप लेते वक्त पानी में डालें तो वो भी आपकी बहुत मदद करता है। अब आ जाते हैं कि ख़ास तौर पे हमको खाने और पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो खाने और पीने में हमको गरिष्ठ भोजन से खास तौर पर बचना है। हमको हल्का और सुपाच्य भोजन लेना है, आराम से डाइजेस्ट हो जाने वाला भोजन लेना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आप अगर बिल्कुल बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो खास तौर पे पनीर और ठंडे पेय पदार्थ। अक्सर देखा गया है कि ठंडे पेय पदार्थ से भी ब्रोंकाइटिस का अटैक हो सकता है। तो ठंडे पेय पदार्थ खास तौर पे जैसे ठंडा दूध है या आइसक्रीम है, इन चीज़ों को खास तौर पे आपने नहीं लेना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब लेना नहीं है यहाँ तक ठीक है, लेकिन लेना क्या है ताकि ये प्रॉब्लम आए नहीं। तो अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश लीजिए सो दैट आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और इसके अलावा मैंने देखा है कि अगर आप भोजन में जो भुने हुए चने होते हैं, अगर उसको भुने हुए चने के साथ गुड़ एक अपना रेगुलर डाइट का हिस्सा बना दीजिए, तो ये क्या करता है कि अंदर जो कफ है उसको एब्जॉर्ब करके और धीरे धीरे ख़त्म करता है और आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके लंग्स को स्ट्रेंथ देता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। अब आ जाते हैं इसके अलावा हम और क्या क्या ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या लेना है कि यदि खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो अदरक के रस में थोड़ा सा हनी मिक्स करिए, अदरक का जूस निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाइए। इसको आप सीधा जैसे आप डायरेक्ट ले सकते हैं या इसको गर्म पानी में घोल के भी लिया जा सकता है। यानी कि आप पानी गर्म ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का जूस डालें, थोड़ी सी हनी डालें और साथ में थोड़ा काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से घोल के अगर आप ये लेते हैं तो ये आपको धीरे धीरे अंदर रिलीज़ करना शुरू करेगा, आपको हेल्प करेगा कि स्वेलिंग कम हो और जो कफ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर हम बोलें तो आप जो गाजर का जूस ले सकते हैं। गाजर उसको अच्छे से बॉईल कीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए, माने उसका सूप बना लीजिए, गरम सूप बना लीजिए। और ये गरम सूप धीरे धीरे अगर आप सिप सिप करके लेते हैं तो ये भी आपकी बहुत मदद करेगा। गाजर का सूप बनाते वक्त आप उसमें थोड़ी सी अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये सूप रेगुलरली लेने से भी आपको फ़र्क पड़ेगा। आइए इसके अलावा कुछ और रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपको हेल्प करती है। आप शहद में दालचीनी पाउडर डाल के उसको भी चाट कर सकते हैं। जैसे चाटते हैं धीरे धीरे तो ये आपको धीरे धीरे रिलीफ देगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमें तो घर से बाहर निकलना है, तो ये रेमेडीज़ हमें आसानी से अवेलेबल नहीं होती। उस केस में हमको क्या करना है कि आप जो ड्राई सौंठ पाउडर होता है, मतलब कि जिंजर ड्राई होता है, सौंठ का पाउडर होता है, उस पाउडर में थोड़ा सा गुड़ को मिक्स कर लीजिए और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप अपने पास रखिए। ये गोलियां जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप ये गोली अपने मुंह में रखकर चूस सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगी। या आप शहद में भी जो मैंने मिक्सचर बताया है आपको, जैसे दालचीनी और शहद का मिक्सचर, इसको किसी डब्बी में आप अपने पास रख सकते हैं ताकि जब आपको समस्या आए तब आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो है जो खाने पीने की चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। ताज़े फलों और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आपने उपयोग करना है। कोशिश कीजिए कि बासा खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उससे इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फ़र्क पड़ने लग गया।
अब हम आते हैं कि अगर अटैक आ रहा है, हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं, तो हमको करना उस टाइम क्या है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल रेमेडी बताती हूँ कि पीठ में जो हमारा सर्वाइकल के नीचे का हिस्सा है, माने गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है पीठ में, वहाँ पर यदि आप अपने हाथ की हथेली के इस भाग से नीचे की तरफ मसाज करें, आपके स्पाइन के ऊपर, आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करें, उसी वक्त खांसी कम होने लग जाएगी और आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। अगर आप हाथ से पूरा प्रेशर नहीं दे पा रहे हैं, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक स्टील के गिलास की बैक साइड को इस्तेमाल करके और उससे धीरे धीरे नीचे को मसाज करें। साइड्स में भी करें और स्पाइन के ऊपर भी करें, केवल नीचे को मसाज करें, खास तौर पे थोरैसिक रीजन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो नर्व्स होती हैं जो हमारे लंग्स को सप्लाई करती हैं। तो जब उन लंग्स जो नर्व्स हैं वहाँ हम उनको मसाज करते हैं, उससे हमारे लंग्स को स्ट्रेंथ मिलती है। माने लंग्स को स्ट्रेंथ मिलने से वो इजीली खुलने लग जाते हैं और आपकी सांस लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। और नेचुरोपैथी में हम और क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप पीठ पर धूप लीजिए लगातार, जब भी पॉसिबल हो कम से 10 मिनट से 15 मिनट आप पीठ पर धूप लीजिए, तो अंदर जो सारी की सारी प्रणाली है वो एक सुचारू रूप से काम करने लग जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इतनी सारी चीज़ों के साथ साथ जब ये समस्या है तो इन सब का इस्तेमाल करें, और जब समस्या नहीं हो तो अपने आचार और अपने जो भोजन है और आपके लाइफस्टाइल में उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करें। तो एक इसमें आप क्या कर सकते हैं कि सरसों के तेल को गर्म करें और उसमें थोड़ा सा लहसुन जला लीजिए, पूरी तरह से जल जाए। उस तेल से अगर पीठ पर ऊपर से नीचे की मालिश करें, यानी कि गर्दन से नीचे की तरफ मालिश करें, ऊपर वाले एरिया में जहाँ पर आपकी पूरा बोन कैविटी है, जहाँ पर लंग्स की जगह है, तो उससे अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छा इफेक्ट आने लगेगा। और आप देखेंगे कि जो आपके लंग्स वीक थे वो स्ट्रेंथन होने लग गए हैं और आपको आगे से ये समस्या नहीं होगी। जी, तो मैम काफ़ी विस्तार से आपने ये बात कही कि रेमेडीज़ में हम भोजन का किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसके साथ ही अगर तेल की मालिश की जाए गरम और साथ ही नेचुरल सनलाइट की हेल्प ली जाए तो आपकी जो समस्या है ब्रोंकाइटिस की वो ज़रूर ठीक होगी। मैम, क्या हमारे दर्शकों को ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या से डरने की ज़रूरत है कि ये समस्या कभी एक्सट्रीम सिवियर कंडीशन को लीड कर सकती है, या फिर ये ऐसी समस्या है जिस पे अगर ढंग से काम किया जाए तो अच्छे से वो ठीक भी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे ब्रोंकाइटिस 2 तरह का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऑफ कोर्स आप उस सिचुएशन में होते हैं कि ये दोबारा आ सकता है, लेकिन इस दौरान अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो वहाँ पर भी दोबारा अटैक नहीं आता है, और होगा भी तो बहुत माइल्ड, जो आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और ये जो समस्या है ये अपने आप सबसाइड होने लग जाती है अगर प्रॉपर रेमेडीज़ आप लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होती, ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखने की बात है, या थोड़ा सा प्रॉपर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात है। मैम, वैसे तो आपने प्राणायाम के बारे में पहले जिक्र किया कि ब्रोंकाइटिस है तो प्राणायाम एक सबसे ज़्यादा इजी और गो टू रेमेडी हमारे लिए हो सकती है। बिल्कुल। क्या उसके साथ ही योगा और ध्यान इसमें हमें मदद कर सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आप जब किसी तरह से एक उत्तेजित समस्या में आ रहे हैं तो आपकी जो मेडिटेशन और योगा है वो आपको काम करती है। अपने आप को काम करना इस समस्या को आधा ख़त्म करने जैसा ही है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मेडिटेशन में आप अपनी ब्रीदिंग पे काम कर रहे हैं, तो आधा 50% तो आप मेडिटेशन से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मेडिटेशन का एक बहुत ही मेजर रोल है। मैंने जैसे बताया, ध्यान और मेडिटेशन ज़रूर करें। और जहाँ तक योगा का सवाल है, तो ब्रोंकाइटिस से संबंधित बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें जिससे आपके लंग्स स्ट्रेंथन हो जाएं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जैसे कि सर्पासन अगर आप करते हैं या धनुरासन अगर आप करते हैं, अगर आपको करने की समस्या हो रही है तो आप किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति में करें तो वो बेहतर है। और ख़ास तौर पे जब आप योगासन जो है वो खुली हवा में करें तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं ये कहूँगी कि इस समस्या के साथ ध्यान और प्राणायाम और योगासन तीनों ही बहुत मददगार है।
जी, तो मैम जैसा कि हम बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस पर, आपने काफ़ी कुछ बताया, नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में आपने बताया। इसके बीच में आपने बात की थी कि हमारा एक इमोशनल जो कनेक्शन है वो भी रहता है ब्रोंकाइटिस से। तो जानना चाहूँगी कि वो क्या ऐसे इमोशंस हैं हमारे जो इफ़ेक्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस को? उनके बारे में बताएँ। जी हाँ, बिल्कुल। इमोशनल फैक्टर बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेट करने वाला है। जो लंग्स हैं, हम एक्यूप्रेशर में ज़्यादातर इस संबंध के बारे में बात करते हैं कि जो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके ऊपर दुख का बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। तो अगर हम लंग्स से संबंधित किसी भी समस्या को फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आप लार्ज इंटेस्टाइन माने अपने कब्ज़ के ऊपर भी काम करें, साथ साथ में अपनी इमोशंस पे काम करें, क्योंकि जो दुख का प्रभाव आता है हमारे लंग्स पे, आमतौर पे आप देखिए कि जब हमारे को दुख किसी चीज़ का होता है तो इसका इफ़ेक्ट हमारी सांस पे आता है, हमारी सांस तेज चलने लग जाती है और लंग्स वीक हो जाते हैं। आम तौर पे मैंने देखा है कि बिना वजह से हम दुखी होते हैं, किसी और ऐसे प्रकरण के लिए दुखी हो रहे हैं जो है ही नहीं, जैसे सीरियल देख रहे हैं, वहाँ कोई परेशान है, हम अपने ओरिजिनल दुख उसके साथ शेयर कर रहे हैं या उसका ओरिजिनल दुखी होना शुरू हो जाते हैं, जबकि सामने कोई है ही नहीं। धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे हम वो दुख को मोल रहे हैं, उस दुख की वजह से या बिना वजह दुखी रहने की वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो वीक होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे लंग्स वीक होंगे तो ब्रोंकाइटिस या अस्थमा या लंग्स से संबंधित कोई भी बीमारी होने की जो एक बोलते हैं कि संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करें, खुश रहें और अपने आप को एक तरह से शांत रखने की कोशिश कीजिए। जो ये दुख है ये आपके शरीर पर ऐसा प्रभाव डाल रहा है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं लेकिन भुगतते हैं, क्योंकि हमने कभी इमोशन के साथ अपने किसी ऑर्गन को जोड़ा ही नहीं है, हम सोच ही नहीं पाते, जबकि वास्तव में आपके हर इमोशन का प्रभाव आपके हर ऑर्गन पे आता है, हर अलग इमोशन का प्रभाव अलग ऑर्गन पे आता है। तो जैसे मैंने बताया, दुख का प्रभाव आपके लंग्स पे आता है, तो कोशिश कीजिए कि खुश रहने वाली आप वो वाले कार्य कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। आप थोड़े क्रिएटिव हो सकते हैं या ऐसे सीरियल्स ज़्यादा वॉच करें जिसमें हंसी आती है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस हंसी की वजह से आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मोल का दुख ना ले लीजिए जिस वजह से आपको समस्या आए और आप जानते भी नहीं कि आप अपने लंग्स को कमज़ोर कर रहे हैं बिना वजह दुखी होके। मतलब क्या मैम यहाँ पे ये लाइन कह सकते हैं कि हैवी माइंड कैन लीड टू हैवी हार्ट, यानी कि जितना आपका मस्तिष्क भारी रहेगा दुखों से, उतना ही आपका दिल भी भारी रहेगा। जी हाँ, कह सकते। वही तो, यानी कि खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैम बहुत अच्छी जानकारी दी आपने ब्रोंकाइटिस पर और काफ़ी कुछ आपने बताया। मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी दर्शकों को ये जो नेचुरल रेमेडीज़ आपने बताई वो ज़रूर हेल्प करेंगी। इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ रजनी दुग्गल मैम, और मैम ने हमें बताया कि ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या जो है उससे डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे आप ठीक कर सकते हैं और प्राकृतिक तरीके से भी बहुत अच्छे से और आसानी से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही और विषयों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।